बोनालू उत्सव। कौन सा? बोनालू उत्सव, तेलंगाना। लेवेंडर महोत्सव, जम्मू कश्मीर। गलती से भी नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट नहीं बोल देना। लेवेंडर महोत्सव, जम्मू कश्मीर। खीर भवानी उत्सव, जम्मू कश्मीर। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची अम्बुबाची मेला, गुवाहाटी असम। अम्बुबाची मेला, गुवाहाटी असम। सिरुई लिली उत्सव, मणिपुर। सिरुई लिली उत्सव, मणिपुर। त्रिशूर पूरम उत्सव, केरल। त्रिशूर पूरम उत्सव, केरल। पुष्कर कुंभ, उत्तराखंड। पुष्कर कुंभ, उत्तराखंड। सरस्वती पुष्करालु कुंभ, तेलंगाना। सरस्वती पुष्करालु कुंभ, तेलंगाना। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, मिजोरम। रमन्ना उत्सव, उत्तराखंड। चेरा ओवा उत्सव, मणिपुर। चेरा ओवा उत्सव, मणिपुर। सरहुल महोत्सव, झारखंड। खुबानी फूल उत्सव, लद्दाख। जात्रा उत्सव, त्रिपुरा। जात्रा उत्सव, त्रिपुरा। खुबानी फूल उत्सव, लद्दाख। खोंगजोम उत्सव, खोंगजोम, मणिपुर। माधवपुर घेड़ा मेला, गुजरात। जयदा स्वामी उत्सव, तमिलनाडु। चापचर कूट त्योहार, मिजोरम। अटुक्कल पोंगल उत्सव, केरल। चापचर कूट त्योहार, मिजोरम। चापचर कूट त्योहार, मिजोरम। सिगमो उत्सव, गोवा। सिगमो उत्सव, गोवा। नियोकुम यूलो उत्सव, अरुणाचल प्रदेश। हैराथ पर्व, जम्मू कश्मीर। 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला, फरीदाबाद। थाई पूषम त्योहार, तमिलनाडु। सांबर फेस्टिवल, राजस्थान। फिलिमुंगो महोत्सव, आंध्र प्रदेश। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, बेंगलुरु। 23वां दिव्य कला मेला, 23वां दिव्य कला मेला, बड़ोदरा, गुजरात। 22वां दिव्य कला मेला इंडिया गेट में हुआ था। 23वां दिव्य कला मेला, बड़ोदरा, गुजरात। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, मध्य प्रदेश। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव, नई दिल्ली में मनाया गया। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, नई दिल्ली में। फ्लाइंग फेस्टिवल, जुंगा, हिमाचल प्रदेश। फ्लाइंग फेस्टिवल, जुंगा घाटी, हिमाचल प्रदेश। गंगा उत्सव, हरिद्वार। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, दिल्ली। मेरा हो चोगबा महोत्सव, इम्फाल। मेरा हो चोंगबा महोत्सव, इम्फाल। 22वां दिव्य कला मेला, जबलपुर। 22वां कहाँ था? इंडिया गेट। 21वां कहाँ है? जबलपुर। 21वां जबलपुर। त्रिओणम त्योहार, केरल। त्रिओणम त्योहार, केरल। जास्कर महोत्सव, लद्दाख। जास्कर महोत्सव, लद्दाख। अब बजट पर आते हैं। प्रसिद्ध कथन, गुरा जादा अप्पा राव। प्रसिद्ध कथन, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि उसके लोगों से है। कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश के लोगों से है। कौन बोला था? गुरा जादा अप्पा राव। इस कथन को पेश करते हुए बजट पेश किया गया था इस बार का। अब बजट पेश कब हुआ है? 1 फरवरी 2025 को। केंद्रीय बजट 2025-2026 का थीम, सबका विकास। सबका विकास। विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। गरीबों की मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य इस पर है। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं,
आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। 6 सिद्धांत क्या किया था? एक गरीब के लिए था, दूसरा शिक्षा के लिए था, तीसरा स्वास्थ्य के लिए था, चौथा रोजगार के लिए था, पांचवा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को लेके है, और छठा फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना है, मतलब किसानों के लिए। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। किसमें सुधार करना है? कराधान, विद्युत, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधार। कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधार। कुल बजट कितना का पेश हुआ है? 50 लाख करोड़ के। कुल बजट कितना है? 50.65 लाख करोड़। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है? जिसमें से राजस्व प्राप्ति है 34 लाख करोड़ आसपास मान लो, और पूंजीगत प्राप्ति है 16 लाख करोड़ का। खर्च होने का राजस्व खर्च होने का अनुमान है 39 लाख करोड़ का, और राजस्व खर्च पूंजीगत खर्च होगा 11 लाख करोड़ का, मोटा मोटी। विभिन्न घाटा है। राजकोषीय घाटा कितना है? फिजिकल डेफिसिट। पिछला मतलब कि 2024-25 में संशोधित अनुमान है जीडीपी का 4.8, और यहाँ है 2025-26 के लिए बजट अनुमान कितना रखा गया है, और कम 4.4 का। रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा कितना है? 1.9 जीडीपी का, 1.5। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1% है, जीडीपी का 0.3% है। प्रभावी कितना है? 0.3%। और प्राथमिक घाटा कितना है? 1.3, और 2025-26 में कितना? 0.8 रहने का अनुमान है। एक बार फिर से राजकोषीय घाटा इस बार कितना रहने का अनुमान है? 4.4 था, कितना? 4.8। केंद्रीय बजट 2025-26 का शीर्ष 4 मद। रुपया आता कहाँ से? उधार और अन्य देयताएं से 24% उधार लेते हैं। फिर आता है इनकम टैक्स से, आयकर से 22%। फिर आता है जीएसटी से 18%। फिर आता है निगम कर से 17%। इससे ये भी साबित हुआ निगम कर केंद्र के अंदर आता है। रुपया जाता कहाँ है? सबसे ज़्यादा राज्यों का हिस्सा 22% दिया जाता है। फिर 20% ब्याज अदायगी में चला जाता है। फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16% खर्च होता है। फिर रक्षा में 8% जाता है। तो कहाँ से रुपया आता है? उधार और अन्य देयताएं से 24%, फिर इनकम टैक्स से 22%, जीएसटी से 18%, और निगम कर से 17%। रुपया जाता कहाँ है? राज्यों का हिस्सा जाता है 22%, ब्याज अदायगी 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 16%, रक्षा 8%। बजट भाषण खंड 1। इस बजट में विकास के लिए 4 इंजन की पहचान की गई है। कृषि, एमएसएमई, निर्यात, निवेश। कृषि, एमएसएमई, निर्यात, निवेश। प्रथम इंजन के रूप में कृषि। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें 100 जिला को शामिल किया गया जहाँ पर कम उत्पादकता, कम फसल की बुआई और औसत से
कम ऋण मानदंडों वाला 100 जिला को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, सिंचाई की सुविधा में सुधार करना तथा दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण उपलब्धता को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसके तहत 1.7 करोड़ किसानों की मदद मिलेगा। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संप्रभुता और अनुकूल निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प हो, न कि अनिवार्यता। इसके तहत अवसर पैदा करना है। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। पहले 100 उसमें भी 100, इसमें भी 100। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। दलहन की आत्मनिर्भरता। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को क्रियान्वित कर रही है। भारत सरकार तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन प्राप्त करेगी। 6 वर्षीय दलहन में आत्मनिर्भरता किस पर विशेष ध्यान है? तूर, उड़द और मसूर पर। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान है। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। सब्जियों और फलों और श्री अन्न का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी में से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। श्री अन्न। बिहार में मखाना बोर्ड। मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड को स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। इसका उद्देश्य अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना। जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्य स्तर पर उपलब्ध कराना। मत्स्य उद्योग के लिए क्या क्या है? मत्स्य उद्योग के लिए क्या क्या है? मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ है। हमारी सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने और गहरे समुद्र से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाएगी। कपास उत्पादकता मिशन। कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा किया गया है। इसके लिए एक पंचवर्षीय अभियान लाई जाएगी। ब्याज सब्सिडी और योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। दूसरा इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मतलब एमएसएमई। दूसरा इंजन एमएसएमई। वित्त मंत्री ने विकास के लिए 5.7 करोड़ एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया है। कितना एमएसएमई है? तो 5.7 करोड़ एमएसएमई को, क्योंकि यह हमारे निर्यात में 45% योगदान करता है। निर्यात में 45% योगदान करता है। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान देता है। 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत
एमएसएमई मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले वर्ष में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए कितना बढ़ा के कर दिया, 5 से बढ़ा के 10 करोड़ किया गया है सूक्ष्म और लघु के लिए। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, स्टार्टअप के लिए कितना किया गया है, 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा। गारंटी शुल्क कम करके 1%। उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण, मतलब जो अच्छे से चल रहा है वैसे एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक का सावधि ऋण। वर्तमान में अब एमएसएमई का डिफिनीशन बदल गया है इस बार के बजट से। तो क्या क्या बदलाव आया है? सूक्ष्म उद्योग उसको कहेंगे जिसमें निवेश 2.5 करोड़ है और टर्नओवर 10 करोड़ का है। लघु उसको कहेंगे इसमें निवेश 25 का है, टर्नओवर 100 करोड़ का है। मध्यम उद्योग उसको कहेंगे जिसमें निवेश 125 करोड़ का है और टर्नओवर 500 करोड़ का है। इस तरह से सूक्ष्म लघु मध्यम में क्या हुआ, निवेश कितना कितना हुआ, निवेश हुआ 2.5, 25, फिर 125 और टर्नओवर में 10, 100 और 500। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड, इसके लिए भी क्रेडिट कार्ड लाया जाएगा। हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड, पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। अब कितना कार्ड जारी करने का लक्ष्य है? 10 लाख कार्ड। स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ 10 हजार करोड़ के अंशदान के साथ निधियों के एक नए कोष की स्थापना किया जाएगा। कितना करोड़ डाला जाएगा उस निधि में? 10,000 करोड़। पहली बार महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित 5 लाख उद्यमों के लिए एक नई योजना की शुरू की जाएगी। किसी महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्षों के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ तक सावधि ऋण उपलब्ध होगा। इसके तहत 2 करोड़ तक सावधि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। इस स्कीम में लेदर फुटवेयर और बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवेयर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता घटक विनिर्माण और मशीनरी के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम में 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ का कारोबार होगा और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने का उम्मीद है। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना क्रियान्वित की जाएगी। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके परिणाम क्या होगा? किसानों को उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सरकार मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। विनिर्माण में किसको एमएसएमई को भी लिया जाएगा और बड़े उद्यम को भी लिया जाएगा। और वहाँ बोलेगा कि सिर्फ एमएसएमई को लिया जाएगा, नहीं, बड़े उद्यमियों को भी। तीसरा इंजन है निवेश। निवेश का 3 टाइप है: लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश, नवाचार में निवेश।
निवेश 3 टाइप के किया जाता है, लोगों में, अर्थव्यवस्था में, नवाचार में। लोगों में निवेश। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में 50,000 अटल ट्विंकलिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। 5 वर्ष में क्यों किया जाएगा? जिज्ञासा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 50,000। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भारत नेट परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाएगा ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। IIT क्षमता में विस्तार। 23 IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100% की वृद्धि हुई है। 23 IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। 5 IIT में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। 5 IIT में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन। IIT पटना में छात्रावास और अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। IIT पटना में 50 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। AI संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र 500 करोड़ से चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करते हुए अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएगी। 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएगी। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र की स्थापना करने की सुविधा प्रदान करेगी। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसे PM स्वनिधि स्कीम को बैंक से संबंधित ऋण 30,000 करोड़ की सीमा के साथ UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। PM स्वनिधि स्कीम को बैंक संबंधित ऋण 30,000 की सीमा के साथ UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के पहचान पत्र बनाने के साथ साथ ई-श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करवाएगी। दूसरा है अर्थव्यवस्था में निवेश। अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बुनियादी ढांचा संबंधी मंत्रालय सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में परियोजना 3 वर्ष की अवधि के साथ कार्य करेगी। 3 वर्ष की अवधि के साथ राज्यों के लिए पूंजी व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव दिया है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30। वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए
नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ के पूंजी निवेश के लिए 10 लाख करोड़ के पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025-30 हेतु द्वितीय पंचवर्षीय मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना। 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तारित करने की घोषणा। जल जीवन मिशन को 2028 तक 100% कवरेज हासिल करना है। शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। शहरी चुनौती निधि कितना का स्थापित होगा? 1 लाख करोड़ का 2025-26 के लिए, जिसमें से 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन इस बार इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का विकास अत्यावश्यक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 20,000 करोड़ परिव्यय। 47 तक कितना करना है? 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करना है। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 लघु मॉड्यूलर रिएक्टर क्रियाशील हो जाएंगे। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नवीकृत किया जाएगा। पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नवीकृत किया जाएगा। जल पोतों की रेंज, श्रेणी और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिप बिल्डिंग क्लस्टर को सुविधा प्रदान की जाएगी। समुद्री उद्योग के लिए दीर्घावधि वित्तीय पोषण के लिए 25,000 करोड़ की निधि के साथ सामुद्रिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। कितना निवेश के निधि के साथ? 25,000 करोड़ निधि के साथ। सरकार द्वारा 49% तक अंशदान दिया जाएगा। शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्रों से जुटाई जाएगी। एक संशोधित उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी ताकि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जाएगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता में विस्तार के अलावा होगी। ब्राउनफील्ड है पटना में और बिहटा में, इसके अलावा बनाया जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिमी काशी नहर परियोजना पश्चिम कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसान को लाभ होगा। स्वामी निधि 2 योजना किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो स्वामी के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता परियोजना में 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अन्य 40,000 इकाइयों का निर्माण कार्य 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। 40,000 इकाइयों का निर्माण 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। 15,000 करोड़ इस निधि का लक्ष्य 10 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है। इसमें 15,000 करोड़ लगा है इसमें, और 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्य की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को
भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नवाचार में निवेश, थर्ड ऑप्शन था नवाचार में निवेश। अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को क्रियान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ बजट आवंटित किए जाएंगे। पीएम अनुसंधान अध्ययता योजना, पीएम अनुसंधान अध्ययता योजना क्या नाम है, अध्ययता योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्ययता वृत्तियां प्रदान की जाएगी। आईआईटी और आईआईएससी में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। भू-स्थानिक अवसंरचना को और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा। अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए विज्ञान भारत मिशन, शैक्षणिक संस्थाएं, संग्रहालय, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि का सर्वेक्षण, इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। चौथा इंजन के रूप में निर्यात, अब निर्यात। श्रीमती सीतारमन ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। निर्यात संवर्धन मिशन में कौन कौन मंत्रालय शामिल होगा? तो वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेडनेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। यह एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगा। एकीकृत लॉजिस्टिक सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। उभरते टियर 2 शहरों में ईंधन के रूप में सुधार, इंजन के लिए ईंधन के तौर पर सुधार को स्पष्ट करते हुए सीतारमन ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए फेसलेस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, त्वरित रिटर्न, लगभग 99% रिटर्न स्वयं मूल्यांकन के आधार पर और विवाद से विश्वास योजना जैसे कई सुधार को क्रियान्वयन किया गया है। विवाद से विश्वास, इन प्रयासों के जरिए जारी रखते हुए उन्होंने कर विभाग की विश्वास प्रथम जांच बाद में वचनबद्धता को दोहराया है। कर विभाग की विश्वास प्रथम जांच बाद में वचनबद्धता को दोहराया है। बीमा क्षेत्र के लिए स्वदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर बीमा क्षेत्र में 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है, जो भारत के संपूर्ण प्रीमियम निवेश करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। ग्रामीण क्रेडिट फ्रेमवर्क स्कोर। पेंशन क्षेत्र में विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना किया जाएगा। पेंशन क्षेत्र में एक फोरम की स्थापना किया जाएगा।
वर्ष 2025 में केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री का पुनरुद्धार किया जाएगा। 2025 में केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री को पुनरुद्धार किया जाएगा। विनियामक सुधार, यहाँ तो ईंधन में सुधार था ना, अब विनियामक सुधार। 21वीं सदी के लिए आधुनिक, लचीले, लोगों के अनुकूल और विश्वास आधारित विनियामक प्रारूप को विकसित करने के लिए निम्नलिखित 4 विशेष उपायों का प्रस्ताव दिया गया है। उच्च स्तरीय समिति सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधित विनियमों, प्रमाणन, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च समिति का गठन की जाएगी। विनियमन, प्रमाणन, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा के लिए यह समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। यह समिति जो गठित किया जाए 1 वर्ष के भीतर सिफारिश प्रस्तुत करेगी। राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू होगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक कानूनी प्रावधान को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक लाएगी। 100 से अधिक कानूनों को गैर आपराधिक बनाने के लिए। बजट भाषण खंड बी, प्रत्यक्ष कर। औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया। 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरों शून्य सहित 8 रह जाएगी। शेष बची टैरिफ दर शून्य सहित 8 रह जाएगी। कैंसर जैसे असाधारण रोग को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट होगी। कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव। अपशिष्ट और अवशिष्ट, ये क्या होता है? अपशिष्ट और अवशिष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव। बुने हुए वस्त्रों पर सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलो में जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव। बुने हुए सीमा शुल्क 20% या 115 रुपये प्रति किलो जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। हस्तशिल्प वस्तुओं की निर्यात अवधि 6 महीना से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई। निर्यात 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई। आवश्यकता पड़ने पर आगे 3 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। समुद्री उत्पाद फ्रोजन फिश पेस्ट के निर्यात पर सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% किया गया। आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई। 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई। प्रत्यक्ष कर। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 1.75 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, क्योंकि उसको 75,000 का और छूट मिलता है।
नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना। 0 से 4 लाख में शून्य टैक्स लगेगा, 4 से 8 लाख में 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 24 लाख में 25% और 24 लाख से अधिक में 30% देना होगा। टोटल हो गया 6 स्लॉट। टीडीएस को तर्कसंगत बनाना। बस वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से 2 गुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है। कटौती सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 गुने 1 लाख रुपये की जा रही है। किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई है। उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। छोटे धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के पंजीकरण अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया गया है। पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष कर दिया गया है। करदाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के अनुमति का प्रस्ताव। करदाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के अनुमति का प्रस्ताव 29 अगस्त 2024 को या उसके पश्चात व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम किए जा रहे आहरण पर छूट प्राप्त होगा। राष्ट्रीय बचत स्कीम से देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन मौजूदा टन भार कर योजना के लाभ को भारतीय पोत अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयान के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। 1 अप्रैल 2030 से पहले निर्मित होने वाले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 1 अप्रैल 2030 से पहले निर्मित होने वाले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्ष तक की अवधि का विस्तार कर स्टार्टअप लाभ प्रदान किया जाएगा। सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्तीय पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख 5 वर्ष से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक लाने का प्रस्ताव है। बजट 2025-26 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। टॉप 4 कौन योजना है जिस पर खर्च हुआ है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा गरीब कल्याण अन्न योजना पर हुआ है। कितना? 2,03,000 करोड़। फिर आता है मनरेगा, फिर आता है जल जीवन मिशन, फिर आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसके तहत 2,000 का 3 किस्त मिलता है। बजट 25-26 के तहत प्रमुख मदों पर भी है। सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है? कौन सा? सबसे ज़्यादा रक्षा पर किया गया खर्च। कितना? 4,91,732 करोड़। फिर आता है ग्रामीण विकास पे, फिर कृषि एवं संबंध कार्यकलाप, फिर आता है शिक्षा पे, फिर आता है स्वास्थ्य पे, फिर आता है शिक्षा पे, फिर